नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहनों भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम देश के बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आपके साथ चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। देश के इतिहास में पहली बार इस देश की जीडीपी -23.97 जो लगभग -24% नीचे चली गई है। ये जीरो से -24 चली गई है। आप कल्पना करें कि आप अच्छा खासा सतह पे चल रहे हों और 24 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाएं। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो भारत की अर्थव्यवस्था 24 मीटर गहरे गड्ढे में गिर चुकी है। इस अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना, इस अर्थव्यवस्था को ठीक करना, इस अर्थव्यवस्था को नॉर्मलाइज मोड पे लाना सर्वाधिक और सबसे बड़ी चुनौती भारत के समक्ष विद्यमान है। और ये 2-3 दशक की बात नहीं है, ये 7 दशक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर लगने वाला सबसे गंभीर और भयानक झटका है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का भारत में क्या हाल है। किस कदर बेरोजगारी, मंदी, काम धंधा बंद है, लोग परेशान हैं, खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। यह अपने आप में बेहद गंभीर और बहुत ही चिंताजनक तथ्य हैं। अर्थव्यवस्था का 24% माइनस में चले जाना ये बताता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर इस हालत पे पहुंच गई है तो आप यकीन मानें कि दुनिया भर में क्या हाल है। दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, भारत किस तरफ बढ़ रहा है, ये बेहद चिंता की बात है। मुख्य तौर पर जो 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं जिन पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित होती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन तीनों की हालत अगर आप उठाकर देखें तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर में आप थोड़ी ग्रोथ पाएंगे 3% की। वो क्यों पाएंगे? क्योंकि लोगों के पास जब कोई काम धंधा नहीं बचा है, जब कोई रोजगार नहीं बचा है, तो वो और करें क्या? उनके पास विकल्प के लिए और क्या बचा है सिवाय इस बात के कि वो खेती बाड़ी करें और अपना जीवन यापन करें, अपने घर वालों का जीवन ठीक चलाएं। तो खेती ही एकमात्र विकल्प है। और अगर कल्पना करिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर भी डाउन गया होता तो ये जो -24 आप देख रहे हैं ये -30 होता, ये इंपैक्ट पड़ता। आम लोगों के लिए -24 जीडीपी का क्या मतलब होता है? विशेषज्ञ आज बहुत जुड़ेंगे हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि डेटा क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, एक नागरिक के तौर पर आपको समक्ष क्या परेशानियां आने वाली हैं, आम आदमी के सामने क्या परेशानी आएगी और क्या दिक्कतें होंगी। लोगों की रोजगार जा रही, जॉब्स जा रही हैं, और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है, सभी क्षेत्रों में आप इस प्रकार के मंदी पाएंगे। यह महामंदी से भी बड़ी मंदी है, इसको आप इस तरह से समझ लें। तो इस बड़ी महामंदी को आप कैसे निपटेंगे? फिर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आजाद हिंदुस्तान में हमारी जीडीपी -24 चली जाएगी। अब आप क्या समझते हैं, कोई बच्चों का खेल है कि ये अगली तिमाही में ठीक हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। जब आप 24 मीटर गहरे गड्ढे में गिरे हों तो आपको ऊपर आने में टाइम लगेगा। भारत की अर्थव्यवस्था टाइटैनिक जहाज है, टाइम लगता है ऊपर जाने और नीचे आने में। कोई सामान्य अर्थव्यवस्था नहीं है, किसी छोटे से देश या शहर की अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसका -24 पे होना यह बताता है कि दुनिया में वैश्विक महामंदी का एक बड़ी सुनामी हमारे समक्ष आ गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। अनुमान के तौर पर 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, संगठित और असंगठित सेक्टर मिला के। अकेले जुलाई महीने में 50 लाख लोगों की नौकरी गई है। तो अगर आप एक नौकरी से 4 लोगों को लिंक करते हैं तो तकरीबन 50 करोड़ लोग, 130 करोड़ में 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और वो भी तब जब अभी आप नॉर्मलाइज सिचुएशन में नहीं है, कोरोना के सबसे भयानक दौर से गुजर रहे हैं। अभी भी आप सामान्य हालत नहीं है। आपके यहाँ 80,000 केसेस पर डे मिल रहे हैं, नए केसेस, 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हों। मैंने तब भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, लॉकडाउन में जाना जितना जटिल है उससे निकलना उतना ही कठिन है। ये एक रॉकेट साइंस है। लॉकडाउन से बाहर आना डेटा पर निर्भर करता है, विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है, एक्सपर्ट्स क्या ओपिनियन देते हैं उस पर निर्भर करता है। जनरल ओपिनियन पर अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। अगर हम इसे चलाएंगे, दुष्परिणाम आपके समक्ष मौजूद है।
जॉब्स किसकी गई हैं? ठेले वाले, खोंचे वाले, रेहड़ी वाले, स्ट्रीट मार्केट, छोटा काम करने वालों की, गली मार्केट में लगाने वालों की, छोटा उद्योग धंधा करने वालों की, छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की, बड़ी फैक्ट्रियों में भी जो मजदूर लेबर तबका काम करता था, जिसको हम असंगठित सेक्टर कहते हैं, उनकी जॉब्स गई हैं। और ये जॉब्स ऐसी होती हैं बहनों भाइयों, जो एक बार जब जाती मुश्किल से है और मिलती उससे भी ज्यादा मुश्किल से है। यानी जितनी कठिनाई से नौकरी जाती है, मिलने उससे भी कहीं अधिक मुश्किल होता है। तो हमारे सामने अब भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती तो यह है कि हम महामंदी का शिकार हैं, इस बात को स्वीकारें। तो जब आप स्वीकारते हैं तो फिर आपके समक्ष कुछ नतीजे आते हैं, कुछ आपको बताया जाता है नुस्खे क्या हो सकते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, और देश को यह पूछना भी चाहिए, आपको भी यह बात पूछनी चाहिए, 20 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में पंप किया गया था जून जुलाई महीने में, 20 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ कारपोरेट टैक्स की छूट दी गई थी। जब इतना पैसा आपने इकोनॉमी में पंप किया, तब -24% जीडीपी। तो सोचिए कि अगर आपने नहीं किया होता तो क्या होता। और ये पैसा 20 लाख करोड़ गया कहां? फिर ये मार्केट में नहीं आया क्या? या 1.5 लाख करोड़ जो कारपोरेट टैक्स की छूट ली है, वो निवेश में नहीं आया क्या? इसका सीधा इंपैक्ट तो यही हुआ, वो पैसा कारपोरेट की जेब में गया। लोग लोन नहीं लेना चाहते इस समय, सरकार लोन के तौर पर देना चाहती है, लोग लोन नहीं लेना चाहते। रीपे कैसे करेंगे? रेस्टोरेंट बंद है, उद्योग धंधे बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है, सर्विस सेक्टर बंद है, टूरिज्म बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रेलवे अभी तक नॉर्मलाइज मोड में नहीं हुई है, फ्लाइट्स जितनी चल रही हैं वो अंडर कैपेसिटी चल रही हैं, मेट्रो आपने शुरू नहीं की है, मॉल्स चालू नहीं हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री ओपन नहीं की है, रिटेल मार्केट ओपन नहीं की। होगा क्या आगे? हम एक बहुत पैनिक मोड में जा रहे हैं। हम अपने को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा खराब है। ये मेरा अपना मत है इस विषय को लेकर कि -24% जीडीपी होने का मायने क्या होते हैं। इसके मायने ये होते हैं, महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, जो गरीबी रेखा पार कर चुके थे वापस गरीब होंगे, और जो गरीब थे वो भिखारी हो जाएंगे, और जो भिखारी थे वो सड़क पर आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है। अजय लल्लू का ये बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 1947 में जो जीडीपी रेट थी, उससे भी निचले पावदान पर आज जीडीपी रेट है। आज हालात देश का क्या है, सरकार उससे बिल्कुल अपने आप को अनभिज्ञ दर्शाने का काम कर रही है। लगातार जीडीपी रेट का गिरना देश के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान, नौजवान, आम आदमी पूरी तरह इसका शिकार होगा। ऑलराइट, तो आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से, सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हैं, आकाश जिंदल जी मुझे थोड़ी देर में दिल्ली से ज्वाइन करने वाले हैं, और नीरज सहगल जी जाने माने उद्योगपति हैं, ये भी मेरी कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। अमित पुरी जी, मैं आपको बधाई दूँ या फिर आप पर इल्ज़ाम लगाऊँ या फिर आपको आरोपी साबित करूँ, और आपको ये बताऊं कि आपकी खराब नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था आज पतन की ओर बढ़ गई है। पतन की ओर बढ़ना क्या, बल्कि मैं मानता हूं गड्ढे में गिरा दिया है आपने। अब मैं विषय को रखूं? जी, गो अहेड। अभिव्यक्ति और असहमति लोकतंत्र के मूल है। अब इसमें से कौन सी शब्दावली बहस के अंत में दर्शक चूज करेंगे, पैनलिस्ट के बारे में या किसी के बारे में, यह मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। सच्चाई क्या है कि 1870 के बाद एक्सट्रेनुअस फैक्टर्स के कारण जिस तरह की सिचुएशन इकोनॉमिक आई है, अगर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे बात करें तो कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई के जो बेसिक्स हैं उनके आधार पर यह मंदी नहीं है, यह फोर्स्ड लॉकडाउन की जो सिचुएशन आई है। मंदी न कह करके मैं मंदी से आंख नहीं मूंद रहा हूं या उन सारी सिचुएशन से आंख या डाटा को असत्य साबित नहीं कर रहा हूं। वह सत्य है, कंसर्न के लायक है, चिंता के लायक है, लेकिन हम में से कोई प्रॉफिट ऑफ ट्रूथ नहीं है। हम बेयर फैक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, और डाटा ये तमाम तरीके से रिवाइज होता है, एनालाइज होता है, ये इसका ड्यू प्रोसीजर है। अब आइए फैक्ट्स क्या है।
ये आपकी गलत आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम हैं। आइए 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 चर्चा करेंगे ना। आपका विषय है, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने आरोप शब्द इस्तेमाल नहीं, आपका विषय है, उत्तर भी ले लीजिए, हम लोग चर्चा करें धीरे धीरे। उसको कोई बाई करे, बोरो करे या बरी कर दे, यह उसका विवेक है, हम उसके ऊपर जाते हैं। यह 24% का स्लोडाउन जो जीडीपी के जीवीए वैल्यू के आधार पे आया, यह एक समान नहीं था। मैं फिगर्स रख करके बैठा हूं। यह मार्च में 8.6 था, अप्रैल में 37% था, मई में 22% था, जून में 15 था, जुलाई आते आते 9.6 हुआ और अगस्त की फिगर अभी हमें आनी बाकी है। यह 6% ऑफ द जीडीपी का जो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की फिगर है। रिमेनिंग 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन मैं इसे 24% नहीं 40% मानता हूं। क्यों? अब आइए मैं बहस को दूसरे अंदाज में लेके चला। जो जीएसटी की फिगर आई है, आज अगस्त की फिगर भी आ जाएगी, वह लगभग 1,80,000 करोड़ कम है, यानी लगभग 40% के आसपास आती है। लेकिन जुलाई आते आते जुलाई 19 से फिगर जीएसटी कलेक्शन की 14% कम थी पिछले। लोगों की आंख में धूल मत झोंक के, धूल नहीं झोंक रहा, मैं सच्चाई तथ्य बता रहा हूं। और ये तथ्य डबल डिजिट पे पहुंची हो, जितने देश की अर्थव्यवस्था को आज आपने -24 पहुंचा दिया और आप यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। झोंक रहा इस देश में ये लोग तय करेंगे कि कौन धूल झोंक रहा है और तथ्यों को कौन सामने से आंख में आंख मिला करके देख रहा है। एक सेकंड मेरे दोस्त, काबिल अगस्त के अंदर का जीएसटी कलेक्शन की भी लीजिए फिगर आ गई है, लगभग 14% कलेक्शन क्या होता है? आप जीएसटी कलेक्शन का डेटा रख के उनको गुमराह करें जो कम पढ़े लिखे लोग। मैं जीएसटी कलेक्शन ही नहीं डिस्कस कर रहा। जीएसटी क्या है? कंजम्पशन है। आदमी खाना तो खाएगा ना, आइए आइए, पेट्रोल तो भराएगा ना, दवा तो लेगा ना, वो कंजम्पशन है। जीडीपी अलग है, कंजम्पशन अलग है। कुछ आपकी बेसिक कंजम्पशन होते हैं, आप भोजन तो करोगे ही। आप जीएसटी के डेटा से, एनएससी और बीएससी के डेटा से देश नहीं चलता है। देश चलता है जीडीपी के डेटा से। जो डबल डिजिट का विकास दर भारत की थी, आपने उसको गड्ढे में गिरा दिया है, स्वीकार लो, फिर आपको हम लोग इलाज बताएंगे। यही एक अच्छे डॉक्टर का काम होता है। अब आप कहते हैं मैं तो बीमारी नहीं है, मैं तो चंगा हूं, बल्कि आपके लड़ने के लिए तैयार हूं। हमसे लेस स्ट्रिंजेंट मेजर्स लॉकडाउन के लागू करने वाला ग्रेट ब्रिटेन 22% के ऊपर है, हमारे तो 15%। मेरा साफ और स्पष्ट लॉकडाउन था। ना तो आप लॉकडाउन कर पाए, ना आप अर्थव्यवस्था संभाल पाए, ना अनलॉक ठीक से कर पाए। आप क्या ठीक से कर पाए? मैं बताता हूं। जिस इकोनॉमी की चर्चा हम सब कर रहे हैं उसका 65% है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें 3.4% की मैंने कहा मेरे दोस्त, फार्मा के अंदर ग्रोथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ है, कि अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं होती तो ये -30 होता। मैं बोला, मैं कह रहा हूं ना, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फर्टिलाइजर में, ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो इनपुट्स हमने किए, उन इनपुट्स के कारण से इस देश की इकोनॉमी अरे भाई काम धंधा बंद है, लाखों करोड़ों लोग जॉब छोड़ के लौटा है, तो खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? रेलवे का डाटा कोई एहसान नहीं है उसमें। रेलवे का फ्रेट 6% अप गया है। स्वीकार तो लो कि हाँ, ईवे बिल एक काम करो, ये तो मानते हो कि हालात बहुत खराब है। मैं एक इकोनॉमिक पैरामीटर, ये तो आप मानते हो ना कि हालात बहुत खराब है। कोई बाई करे, बोरी करे, एक सेकंड सुन तो लो, उसका अधिकार है, लेकिन एक फैक्टर को सुन तो लो पहले। लिए तैयार। ये तो मानते हो कि हालत बहुत खराब है, निश्चित रूप से कंसर्न। मैं सुची विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं, लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। बिल्कुल सुची विश्वास जी, जीडीपी का -24 में जाना ये क्या दर्शाता है? भाई इसी देश में हमने डबल डिजिट की ग्रोथ देखी थी। इसी देश में ये कहा गया था कि हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, 5,000 लाख करोड़ की इकोनॉमी। आज हालत ये है कि जो पैसा था वो भी डूब गया, हम -24 पे खड़े हैं। सुची, बैंक डिपॉजिट्स नहीं खत्म हुए, वो वहीं पर खड़े हैं, सेम फिगर पे। क्यों ऐसा? जी सुची जी बोलें। देखिए, मैंने पूरा वक्तव्य सुना। अभिव्यक्ति, लोकतंत्र के मूल्य, स्तंभ, विकास, संयम, चर्चा, इनफॉर्मल सेक्टर, ये वो, चूंकि फैंसी बातें करने का इतना बड़ा एक्सपर्टीज है बीजेपी और बीजेपी स्पोक्सपर्सन्स का, लेकिन आपका समय ना नष्ट करते हुए उसमें एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं था जिसको मैं क्रिटिसाइज करूं या टाइम लॉस करूं। क्लियरली टू द पॉइंट, जीडीपी सिर्फ सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है, जबकि शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास ना कोई पॉलिसी है और ना कोई विजन। अगर हम डिमोनेटाइजेशन से ही बिगिन करते हैं तो तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को भी नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है। बात काले धन की हुई, आतंकवाद की हुई, जब 99.7% मनी वापस आ गया और विगत 3 वर्षों में, और उस समय भी इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव
उद्योग धंधों और व्यापार पर पड़ा। उसके बाद बात जीएसटी कलेक्शंस की करिए, कितना जबरदस्त उसमें फॉल डाउन हुआ, जो मैक्सिमम कलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, और तो जो नतीजे हैं इसका भारी खामियाजा स्टेट गवर्नमेंट्स ने उठाया। अगर भाजपा शासित राज्य हैं तो शायद उन्हें कुछ पैसा मिला भी हो, अगर वहां भाजपा की सरकारें नहीं है तो फिर तो पैसा ही भूल जाइए। रूरल इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत डाउनफॉल है, 11 मिलियन लोग लगभग उसमें जॉब गंवा चुके हैं, चाहे आईएलओ का डेटा हो, चाहे सीएमआई का का डेटा हो, चाहे एनएसओ का डेटा हो। हालांकि वो भी उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन बेरोजगारी 45 वर्षों की हो या 70 वर्षों की इकोनॉमिक, बाकी उन्होंने जो विगत भी, कोरोना का उदाहरण लेना, कोरोना में एंटर करने के लिए भी सरकार के पास लॉकडाउन, पूरे विश्व में कहीं भी 4 घंटे के अल्टीमेटम पर माइनिंग को भी बंद कर दिया हो, ट्रेन्स को भी बंद कर दिया हो। जो लोग तमिलनाडु और मुंबई से पैदल चल के उत्तर प्रदेश के गांवों में आए हैं, वो सरकार पर या व्यवस्था पर अब क्या भरोसा करें। दूसरा, ये जो अगर इसमें इनफॉर्मल सेक्टर और एमएसएमईज को भी जोड़ लिया जाए तो ये 23.97 लगभग 35% माइनस हो रहा है, ये तमाम वित्त के जानकारों का कहना है। मतलब अभी ये गड्ढे में और जाना है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कोरोना काल के लिए भी चेतावनी फरवरी में दी थी, और सुनामी आर्थिक सुनामी कहकर उन्होंने इसको भी संबोधित किया था। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं इस डिबेट में। लिक्विडिटी की जरूरत है, मनी के फ्लो की जरूरत है, लेकिन सरकार ने पैसा पंप करने के स्थान पर कर्जा देने की परंपरा। जी ऑलराइट, प्रोफेसर अग्रवाल बहुत स्वागत है आपका। कल का दिन बड़ा झटके वाला था, और जब जीडीपी के डेटा अनाउंस हुए तो इट वाज शॉकिंग। मेरे ख्याल से आप भी जब से इस फील्ड में होंगे तो आपको भी पहली बार इस तरह से जीडीपी की ये दुर्गति देखने को मिली होगी। तो जब आपने पहली बार ही देखा तो -24 जीडीपी, आपका रिएक्शन क्या था? देखिए ब्रजेश जी, मुझे इसका झटका इसलिए नहीं लगा कि जब हम लोग कोरोना काल में इसकी चर्चा कर रहे थे तो जिस समय लोग कह रहे थे कि ग्रोथ रेट 1% रह जाएगा, आधा % रह जाएगा, -1% हो जाएगा, मैंने तब कहा था थोड़ा समय धैर्य रखिए, माइनस कितना जाएगा उस समय आने पर पता चलेगा। उसकी वजह आपने बहुत पहले स्पष्ट कर दी कि जब हमारा मेजर सेक्टर जो है, जो फॉर्मल सेक्टर, सेमी फॉर्मल सेक्टर, ये सारी चीज़ें जब हमारी लॉकडाउन में चली गई और सप्लाई चेन बंद हो गया है। सप्लाई चेन नेशनली भी बंद है, बंद तो नहीं कह सकते, यहाँ ये कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड है लार्जली, और ग्लोबली भी लार्जली डिस्टर्ब्ड है। तो उन परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव नहीं आएगा, अब बस फर्क ये आ गया कि हम लोग अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे कि 79-80 का जो ग्रोथ रेट था वो वर्ष था -6% था। अब हम लोग ये बताएंगे कि जो कोरोना काल का ये वर्ष था, इसमें ग्रोथ रेट जब एनुअल निकाल कर लाएंगे तो ये लगभग जो है -9 -10% के आसपास आने की संभावना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोरोना काल से इसके कई डायमेंशंस हमको देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। जीएसटी कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं हो सकता, आपने सही कहा, लेकिन इंडिकेटर ये हो सकता है कि क्या हम रिवाइवल की ओर हैं या नहीं है। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मेरी चिंता इसकी है कि क्या हम रिवाइवल मोड में हैं या नहीं है, ये बहस का मुद्दा होना चाहिए। बाकी कोरोना काल का संकट क्या है, वो क्या है, और वो एक पॉलिटिकल अर्थशास्त्र का एक जिज्ञासु होने के नाते मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अभी हमारे पास 3 तिमाही बाकी है, तो एक 3 तिमाही जब हमारे पास 3 क्वार्टर्स अभी बचे हुए हैं, आप -24 हैं, आप क्या कर लेंगे, आप क्या ऐसे प्रयास कर लेंगे, और अभी हालात सुधरते भी नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे आपको क्या लगता है कि अगले वर्ष मार्च में वित्तीय वर्ष तक पहुंचते पहुंचते हमारी ग्रोथ रेट क्या रह सकती है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों होगा, ये मैं बताता हूं। ये जो हमारा पहला तिमाही था, पहला तिमाही ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन पीरियड था। जुलाई से हमारे यहाँ लॉकडाउन में शिथिलता आनी शुरू हुई है, और शनय शनय ये जो है लॉकडाउन जो है ये ढीला पड़ता जा रहा है। और अब एक चीज, जब सबसे बड़ी चीज जैसे अभी आई है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि लोकल स्तर पर अनावश्यक लॉकडाउन ना करें। सभी सरकारें कर रही हैं, अपने अपने स्तर पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, कोई सरकारों से मैं नहीं जानना चाहता हूं। तो ये धीरे धीरे कम होगा। एक आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है, वो कर्ज क्यों देना चाहती है। सरकार भी कर्ज नहीं दे रही, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, ये बैंकिंग सेक्टर के द्वारा कर्ज जा रहा है। सरकार जिनको कर्ज दे रही है, इंटरेस्ट सबवेंशन कर रही है, वो इनफॉर्मल सेक्टर आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों में हालात को सुधरेंगे? ग्रोथ की गंगा माइनस में हम लोग कहां तक होंगे?
निश्चित सुधरेंगे बिजली। हम माइनस में एनुअल माइनस जो मैंने पहले फोरकास्ट किया -10 था, आज भी मैं वहीं स्टैंड करता हूं कि -10% के आसपास हम आई डू रहेंगे एग्री, जब हमारा मैं सहमत 2021 हूँ, मोटे मोटे complete तौर होगा पर मैं तब। सहमत हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं आपको -10 -12 के बीच ही अर्थव्यवस्था रहने के आसार हैं, जो मैंने पढ़ा लिखा है। मेरे साथ तो देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ सिद्धार्थ कलहंस जी भी जुड़ चुके हैं। भाई सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका। कल जब आपने देखा और सुना और जाना कि देश की जीडीपी अपने इतिहास में की सबसे वर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गई -24, तो आपको कैसा झटका लगा? अग्रवाल जी को तो बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, आपने सुना उनकी बात, और मैंने देखा है कि आप उनसे अधिकतर मामलों पे असहमत होते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? दूसरा, आम दर्शक को बताइए जो हमारे टेलीविजन पे जुड़ा हुआ है, इस वक्त देख रहा है, -24 जीडीपी का आम आदमी के लिए क्या मायने है? सबसे पहले आम आदमी के सरोकार के संदर्भ में अगर बताएं, देखिए अर्थव्यवस्था -24 होने का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। अगर अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई, सिकुड़ गई, छोटी हो गई, कमज़ोर हो गई, तो इसका सीधा अर्थ है कि एक, बाज़ार में मांग नहीं है, दूसरा, ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए आम उपभोक्ता के पास ज़रूरी पैसे नहीं हैं। दो बातें। और आपको याद होगा कि कोरोना काल को आप भूल जाइए, हम लोग तो पिछले 1 साल से तकरीबन हर महीने 1-2 डिबेट आप रखते आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर ही चर्चा करते आ रहे हैं। एक गिरावट का दौर तो 2 अक्टूबर के बाद शायद करवा चौथ का ही दिन था उस दिन, जिस दिन आपने पहली बहस की थी, तो गिरावट का दौर तो हम तब से देख रहे हैं। आई और अप्रिशिएट कि आपको इतनी डेट जी। सही याद है, तो हम और और अग्रवाल साहब भी थे उसमें। जी, तो चिंताएं तो हम तब से जता रहे हैं। और आपको याद होगा कि मार्च आते आते जब 3.1% आता है, तो मैंने उस समय भी एक शब्द कहा था, शायद अग्रवाल जी को याद हो, हमने कहा था कि क्या स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, तो अग्रवाल जी ने उसको समझाया था और ये कहा था कि शायद ये नहीं है। मेरे ख्याल से आज ये मानेंगे कि हाँ वो स्थिति। क्या आप ये मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन जो भारत में 4 घंटे की नोटिस पर लागू किया गया, अगर विशेषज्ञों की सलाह ली गई होती तो हम इस लॉकडाउन को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते और अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान होता? ब्रजेश जी, मैं सभी को और आपके दर्शकों के लिए भी ये बताना चाहूँगा, अग्रवाल जी ने कहा कि अभी आने वाले समय में शिथिलता शुरू हो गई है, जुलाई में कुछ शिथिल किया गया है और अनलॉक हो रहा है। राज्यों को कहा गया है कि लॉकडाउन को अब अनावश्यक मत थोपें। सिर्फ ब्रजेश मिश्रा का ट्विटर हैंडल देखते रहिए, कोरोना के केसेस की स्थिति देखते रहिए। मैंने वर्ल्ड मीटर छोड़ के आपका ट्विटर हैंडल देख लेता हूँ, पता चल जाता है क्या स्थिति है। आजकल क्राइम मीटर चल रहा है यूपी जी, 78,000 आपने बताया था कल रात में। जी। लगातार जिस तरह से हमारी कोरोना के मामले में ग्रोथ हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में हमने जब 50 और 100 और 500 केसेस पे लॉकडाउन किया था, उससे कहाँ जाकर बढ़कर खड़े होंगे? उस कंडीशन में हम कहाँ से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद करेंगे? क्या हम मरते हुए लोगों के बीच में फिर से कारोबार शुरू करेंगे और अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जी, करेंगे? मैं आऊंगा अग्रवाल साहब जी, आऊंगा। क्या हम उस दशा में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद करेंगे? और सुची जी ने बिल्कुल सही कहा, अभी इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़ों को इसमें शामिल कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हम -24 नहीं। जी, स्वीकार किया, अच्छी बात है अमित पुरी जी ने, कि हमारी स्थिति और ज़्यादा बदतर नजर आएगी। एक आध चीज़ें इन्होंने जरूर गलत बताई, जी, लेकिन यहाँ ये बताया मैंने ये क्या ये गलत आपने बताया? स्वीकार एक किया, सेकंड उत्तर तसल्ली। दूंगा। ये आपने स्वीकार किया। आपने आप तो बड़ा कहा, sensible आदमी हैं। आपने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारे इकोनॉमी में कुल कंट्रीब्यूशन कितना है। अरे साहब, है ही कितना कंट्रीब्यूशन? हम 3.1 करके पिछली बार के मुकाबले 0.1% अगर हम बढ़ जाते हैं 2% रहती थी ग्रोथ हमको एग्रीकल्चर की, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ओके। पिछले वर्ष 3.4 जून में हम 3 थे। पिछले वर्ष जून में हम नीरज 3 सहगल थे। साहब, ऑल राइट, थैंक यू। जी। नीरज सहगल साहब बहुत जाने माने उद्योगपति हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि उद्योग धंधे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वो बेहतर बताएंगे कि वो कितना पीड़ित हैं। भाई सहगल साहब, जीडीपी का -24 पहुंचना, लॉकडाउन अभी पूरी तरह से नहीं हटाया गया, मांग और सप्लाई, इनमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग कैसे हैं और आपका व्यापार कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है? सर, कोरोना का तो पता नहीं कोरोना कब ख़त्म होगा, लेकिन डर सबके दिलों में घर कर गया है। इसकी वजह से
पहले जो पूंजी अपनी लगाकर चला रहे थे उसको भी बचा के रखना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट भाई जितने भी थे उनकी तीनों साइकिलें फेल हो गई। जो सप्लाई कर रखा था उसकी पेमेंट नहीं आ रही, जो बना रहे थे वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, और जो स्टॉक में रॉ मटेरियल पड़ा था वो स्टॉक हो गया। तो पूंजी हाथ की खत्म हो गई। बिजली का बिल फिर भी पूरा देना पड़ रहा है, लेबर को पूरा पैसा देना पड़ रहा है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे फिक्स एक्सपेंडिचर बंद हुआ हो। आप तो ये 24-35% की बात कर रहे हैं, हम तो नंबर्स को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस देते जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। किसी भी जगह पे रेड जोन बन जाता है, उस एरिया से मटेरियल आना बंद हो जाता है। तो अगर आप चाइना से इंपोर्ट बंद है, लोकल का सप्लाई बंद है, उसके बाद आपको टाइम के हिसाब से लो फ्रीक्वेंसी रखकर आपने लेबर को चलाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। सर्विस इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई, होटल इंडस्ट्री ठप हो गई, तो वहां पर वो पैसा आता था जो बिना लागत के ज्यादा सहगल साहब, आपको सामान मिला बहुत करता लंबे था, समय से व्यापार आपको कर रहे चीजें हैं, बना के मिलती तो थी। अच्छे उद्योगपति हैं। एक होटल आपने जब अपने चलता जीवन है, में कभी इस तरह का दौर देखा था? ऐसी मंदी देखी थी, ऐसी तबाही देखी थी? ना 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 तो देखा था, ना भगवान कभी दोबारा ऐसा दिखाए कि बैंकों से अगर लोन की उम्मीद करते हैं तो आरबीआई ने पॉलिसी चेंज कर दी कि अगर किसी की रेटिंग खराब है तो उसको ऊंचे ब्याज दर में देंगे। तो आप ये समझें कि पहले तो व्यापार नहीं चल रहा, उसके ऊपर से अगर ब्याज पे पैसा लेकर काम करने की कोशिश करें तो वो भी ऊंचे ब्याज पे पैसा मिलेगा। तो आप सरकार को इस टाइम मदद करनी चाहिए थी, ना कि ऊंचे ब्याज पे पैसा देना चाहिए था। इस टाइम पर आप लोग जो है ब्याज पे NFPA आप जितने लोग भी बैंक से लोन दूसरे लेकर बैंक्स अपना हैं, धंधा वो आगे क्यों नहीं लोन बढ़ाना चाहते? जिस लोन रेटों लेने पे में क्या दे रहे प्रॉब्लम हैं है? वो बहुत बुरा है। लोन लेने में क्या प्रॉब्लम? आप लोन लीजिए, व्यापार बढ़ाइए। सर लोन लेने में प्रॉब्लम ये है कि वो बैंकर लोन नहीं दे रहा है। बैंकर कह रहा है आपका रेटिंग के हिसाब से आपसे ब्याज लेंगे। अभी पॉलिसी चेंज करा है कि आपका जो रेटिंग है, आपकी क्रेडिट रेटिंग है, उसी रेटिंग के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो मेरे भाई को अगर 10% पे मिलेगा तो मुझको वही पैसा 12% पे मिलेगा, Oh my God. क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में मैं पेमेंट नहीं कर पाया। ओहो। वो भी क्रेडिट रेटिंग के अंदर जुड़ रहा है। आपकी टर्नओवर गिर गई, वो भी क्रेडिट रेटिंग के अंदर जुड़ रहा है। आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, वो भी क्रेडिट रेटिंग के अंदर जुड़ रहा है। तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। मूडी आपकी जो फिक्स एक्सपेंडिचर था वो करने में चली गई, और एडिशनल पैसा अगर चाहिए तो वो हाई इंटरेस्ट पे चाहिए, जिसकी लो डिमांड है। मैं जो भी प्रोडक्शन करूंगा उसकी लो डिमांड होने की वजह से मेरी रिटर्न स्लो आएगी जी। तो मुझको कम ब्याज पे पैसा मिलता। All right, और sir. एमएसएमई हमारे हिंदुस्तान को चलाता है, ये आप माने, और उसी की वही वजह ही से चलाता है। ये इकोनॉमी नहीं का तो मैं तो चलेगा मानता हूं कि जब तक driven एमएसएमई नहीं उठेगा। ड्राइवर अगर कोई है मेरी मांग अर्थव्यवस्था है का कि तो वो MSME एमएसएमई को है, support चाहिए। जिसको भारत में सर्वाधिक उपेक्षित, अपमानित, दबाया और कुचला गया है। Exactly. वही है। अब मेरे साथ बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी दिल्ली से कोई भी, ज्वाइन कर चुके हैं। कोई जिंदल भी साहब बहुत सरकारी शुक्रिया। अधिकारी- हम लोग डिबेट में आपको बड़ा मिस कर रहे थे, अच्छा हुआ आप जुड़ गए। कल जब डेटा आया ये -24 का, आकाश जिंदल जी, जब ये डेटा आपने पहली बार देखा तो -24, तो आपको कैसा सदमा लगा? ब्रजेश जी, आपकी जो भावना है बिल्कुल सही है। एक इकोनॉमिस्ट के लिए एक ये तकलीफ का वक्त था, 23.9% माइनस, और वो भी ऐसे देश में जहां ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पे। आज ब्रजेश जी हालात क्या है देश के आम आदमी के? एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, रिट्रेंचमेंट्स हो रही हैं, ले ऑफ्स हो रही हैं, सैलरी कट्स हो रहे हैं, दुकानदार भाइयों की कमाई कम हो रही है। एमएसएमई के हमारे मित्र शायद मेरे से पहले बोल रहे थे, तो एमएसएमई का दर्द बिल्कुल मैं मानता हूं, एंड आई टोटली एंडोर्स दैट एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। बहुत सही आपने ब्रजेश जी कहा। तो जहां एक तरफ कमाई कम हो रही है, वहां दूसरा एंगल है खर्चे बढ़ रहे हैं। आज इन्फ्लेशन हाई है, पेट्रोल प्राइसेस हाई है, वेजिटेबल प्राइसेस हाई हैं। तो मेरे लिए तो एज एन इकोनॉमिस्ट ये तकलीफ का वक्त है, क्योंकि ना सिर्फ नेशनल इकोनॉमी बल्कि हाउस होल्ड इकोनॉमी, जहां कमाई आती थी किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपया,
खर्चे थे उसके 70,000 रुपया, अब कमाई रह गई है 60,000 रुपये, खर्चे हो रहे हैं 75,000 रुपये। तो बहुत बड़ा चैलेंज इकोनॉमी के लिए भी है, देश के लिए भी है, हाउस होल्ड बजट के लिए भी है। और मैं दोबारा आज तमाम चैनल्स पे सुबह से यही बात कर रहा हूं। जिंदल साहब, क्या ये आपके गलत पे- आर्थिक नीतियों का दुष्परिणाम है? वही ब्रजेश जी, मैं उसी पे आ रहा था कि आपने आज से 2 महीने पहले एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा था। मैं उसके लिए उस समय भी मुबारकबाद दी थी आपको, आज फिर मुबारकबाद दे रहा हूं कि जिंदल साहब होना क्या चाहिए। और आपने आज फिर वही बात छुई कि क्या आर्थिक नीति हमने सही अपनाई। उसमें ब्रजेश जी आपको याद होगा हमारी चर्चा हुई थी कि इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए, जीएसटी में रिबेट दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिबेट दी जाए, सरकार वहां सबवेंशन दे सकती है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें रिबेट दी जाए। अगर हम इनकम टैक्स में रिबेट देते, व्यापारी खुश होता, एम्प्लॉय के हाथ में पैसा आता, जीएसटी कम करते, सेल होती, साथ ही साथ प्रोडक्ट के दाम कम होते, तो उससे इकोनॉमी चल पड़ती। 20 लाख का हमने पैकेज दिया, अच्छी बात है, 20 लाख करोड़ का, दैट वाज अ गुड साइन। लेकिन मैं कई चीजें डिमांड करता आया हूं तमाम प्लेटफॉर्म पे। एक तो अभी जो मॉरेटोरियम दिया गया ईएमआई का, उस पे पर जिंदल साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हो सकता है मेरी समझ कम हो, मेरी जानकारी कम हो, आप लोग तो विशेषज्ञ हैं। मैंने प्रोफेसर अग्रवाल जी भी जुड़े, उनसे भी यही सवाल पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। 20 लाख करोड़ रुपया जून जुलाई में पंप किया गया था अर्थव्यवस्था में, 1.5 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट टैक्स की छूट दी गई, ये पैसा साहब गया कहाँ? ब्रजेश जी, आप ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी इकोनॉमी की समझ बहुत अच्छी है और इसीलिए आपके साथ शो कागजों में चला करके गया। मुझे खुशी होती है। देखिए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, उसमें से काफी बड़ी अमाउंट लोन की अवेलेबिलिटी कराई गई थी। तो वो मेरे हिसाब से एक रिलीफ पैकेज की जगह लिक्विडिटी पैकेज ज्यादा था। लोन के लिए अवेलेबिलिटी कराई गई थी कि लोन यहां से इतनी बोरोइंग की जा सकती है। उसके अंदर जो एक्चुअल पे ऑफ था वो उससे कम था। मानता हूं जितना पे ऑफ था वो किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए या और सेक्टर्स के लिए जैसे फिशरमैन के लिए काम आएगा। बट मेरे हिसाब से एक्चुअल रिलीफ तब होता अगर आदमी के हाथ में पैसा देते। जैसे मैंने कहा, इनकम टैक्स का रिलीफ। अब इस राउंड का एक GST अंतिम का सवाल है relief। आपसे। अभी हम एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं और अभी नए जी। केसेस कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तो जी। हमने ये वित्तीय हालत हमारी इतनी खराब हुई, अभी एक क्राइसिस हम और झेलने जा रहे हैं जिसको मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं, हेल्थ क्राइसिस कह सकते हैं, या हेल्थ की वजह से लोगों की आमदनी में गिरावट कह सकते हैं। वो हमारे समक्ष आने वाली है। हमारी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, आज की तारीख में जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं और जितनी पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है उतने इक्विप्ड हम नहीं हैं। बिल्कुल, कोरोना पेंडेमिक अभी भी स्प्रेड होता जा रहा है, इंटीरियर्स में फैलता जा रहा है, जगह जगह पार्शियल लॉकआउट्स हो रहे हैं, लॉकडाउन्स हो रहे हैं। तो आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं, मुझे जीडीपी ग्रोथ, और मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं, यहाँ पूरा मैं डेटा दे सकता हूं, कोई भी चाहे तो, मुझे 31 मार्च तक जीडीपी में रिवाइवल आता हुआ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। बिकॉज एक तरफ, एज यू हैव राइटली सेड ब्रजेश जी, वी हैव टू फाइट द पेंडेमिक, ऑन द अदर हैंड वी हैव टू गिव जॉब्स। अब दोनों चीजों एक को लास्ट एक क्वेश्चन साथ है, करना इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर -24 जीडीपी किसी कंट्री की है तो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना प्रभावित होगा उस देश का? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी भी आ सकता है। कारण क्या है ब्रजेश जी? चाइना को लेके एवर्शन है दुनिया भर में। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना को कई सवाल खड़े किए कोरोना के समय में। तो ऐसे में अभी भी हमारी सरकार पूरा एफर्ट करे तो ग्लोबल जिंदल साहब, मेरे इन्वेस्टमेंट यहाँ पास पे जो आ डेटा सकता मौजूद है है। वो डेटा बताता है कि दुनिया में अगर कोई ग्लो- पॉजिटिव है किसी की अर्थव्यवस्था, 3.2% जीडीपी की ग्रोथ है उनकी, 6% से वो सिर्फ 3% गिरे। मैं बताता हूं उस पे, मैं बताता हूं। देखिए, चाइना ने क्या किया है हम सबको पता है। कोरोना को लेके चाइना पे क्या एलिगेशन लगे हम सबको जी, पता है। जी। तो इसलिए चाइना उस समय उबर चुका था जब बाकी लोग जो है परेशान थे। जी। जब यूएस परेशान था, यूरोप परेशान था, हिंदुस्तान परेशान था, चाइना उस समय जो है उसका करेक्ट। फायदा आऊंगा उठा लिया। अग्रवाल जी मैं आऊंगा, और वीरेंद्र जी भी जुड़ चाइना चुके हैं मेरे के साथ। ऊपर जी, कितने एलिगेशन लगे हैं कोरोना को लेके हमें वो भी मालूम ऑल है। राइट सर, ऑल राइट सर। बट जी, मेरा ये मानना है कि अभी भी हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ले आए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा डिबेट के देंगे, नेक्स्ट तो राउंड में जॉब मैं को आपसे जनरेट कर सुझाव सकते हैं। लूंगा कि हम इस -24 से उबर के 0 तक कैसे पहुंचे और 0 से फिर हम डबल डिजिट की तरफ की यात्रा कैसे प्रारंभ करें, जो कि एक
अत्यंत ही दुरूह कार्य। मैं मानता हूं कि लगभग असंभव होगा, लेकिन आप लोग कैसे संभव बनाएंगे, आप लोग से पूछेंगे। वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। भाई वीरेंद्र जी, आप बताइए, एक आम आदमी के दृष्टिकोण में -24 GDP के क्या मायने हैं? हम लोगों ने अभी बड़ी विशेषज्ञों से बात की, डेटा एक्सपर्ट्स हैं, सांख्यिकी विशेषज्ञ हैं, सबसे बात की। देखिए, आम आदमी को जीडीपी की जानकारी हो ना हो, लेकिन उसको जो आमदनी उसकी घट रही है, गरीबी जो वो परेशान है बढ़ रही है, बेरोजगारी जो उसके घर में लगातार दस्तक दे रही है, ये चीज़ें उसको समझ में आती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सोचते थे कि मोदी इस देश में एक आर्थिक सुधारक साबित होंगे, अब वो मायूस हो रहे हैं। ब्रजेश जी, मोदी सरकार को 2 शानदार जनादेश मिला, लेकिन उसके बावजूद वो आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर तमाम सारे लोगों में बातें आती हैं। कहा जाता है कि अरुण जेटली का असामयिक निधन इसका एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह के ज़माने में नौकरशाहों की एक उत्कृष्ट टीम हुआ करती थी, जिसका अभाव है इस सरकार के पास। तमाम सारी बातें हैं जी, लेकिन अब आम आदमी की बात पर आते हैं। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे, तो भारत में तेल के दाम क्यों नहीं घटाए गए? क्यों महंगाई की आग में जनता को झोंके रखा गया? मन की बात में तमाम सारी चीज़ों पर बात होती है। स्कूल अपने स्टाफ को शिक्षण से लेके हर को 50% उसको मात्र तनख्वाह दे रहे हैं, 50% कटौती कर रहे हैं, और बच्चों से फीस पूरी वसूली जा रही है। इस पर ये देश और प्रदेश की सरकार क्यों नहीं बोलती है? ये सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी। क्या वो जुमला था, झूठ था? जो लोग 2014 तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर चिल्लाते थे, वो आज खामोश क्यों हैं? तमाम सारी चीजें ये देखिए, आज बहुत सारे सवाल हैं जी। आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ा इस -24 की वजह से? अभी 4 महीना पहले ब्रजेश जी, लोग कश्मीर में 5-5 प्लाट खरीदने की बात कर रहे थे जब 370 हटी थी। कितने? 5 प्लाट? हाँ, वो कहाँ चला गया इनका माल सब है? और ये देखिए, एक बात तो साफ है कि कोई सरकार के भरोसे ज़्यादा ना रहे, क्योंकि सरकार खुद ही शराबियों के भरोसे है। इस कोरोना काल में उन्होंने बड़ा सहारा दिया, लेकिन एक चीज़ ये साफ है कि जो इनको अंदर हुनर होता है, वो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। वो रोटी खिलाने की बात दम रखते हैं, वो बातें नहीं बनाते। बात बनाने वाले लोग सिर्फ वही तक सीमित रह जाते हैं। और इस देश के लोग देख लें और जान लें कि भाई, अरुण शौरी ने पूछा एक दिन कि बीजेपी सरकार यह बता दे कि प्रदेश में घट रही हर घटना के लिए कांग्रेस कब तक जिम्मेदार होगी, जिससे कि लोग आगे ये जान सकें कि अब बीजेपी की यहाँ से शुरुआत जिम्मेदारी की फिक्स की जाए। हर चीज में दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल दो। अच्छा, नोटबंदी को ये कभी मानेंगे नहीं कि गलती की। नोटबंदी से ही ये देश बर्बाद हुआ, नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई जा रही है, लेकिन ये नोटबंदी के प्रभाव से आज तक ये देश उठ नहीं पाया। काला धन के नाम पर आज तक मैं नहीं समझ पाया कि 500 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट क्यों शुरू किया। मतलब मैं आज तक इसको डिकोड नहीं करा। 4 साल हो गया। मतलब या तो मेरी समझ में कमी है कुछ, कि मुझे फिर से पढ़ना लिखना पड़ेगा। विजय जी एक पत्रकार हैं रामचंद्र गुहा, उन्होंने लिखा है स्तंभ में कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, तीनों काफी हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए। उन्होंने बातें बड़ी निराशाजनक भाव में लिखी हैं जी, लेकिन अब कंप्लीट करें वीरेंद्र जी। नहीं, आज बहुत सारी चीजें कहना पड़ेगा जी। क्योंकि जिंदल साहब आऊंगा, प्लीज वेट जी। क्योंकि ये सरकार ने सौगंध खाई थी कि मैं ये देश बिकने नहीं दूंगा, और चाहे रेलवे बिक जाए, एयरपोर्ट बिक जाए, एयर इंडिया बिक जाए, 23 उपक्रम बिक गए, लेकिन मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा।
बड़ी सारी बातें हैं। इंजन बिक लेकिन- जाए, गद्दी बिक जाए, हेडलाइट बिक जाए, टायर तो नहीं बिका, हाँ, कार नहीं बिकने कार दूंगा। नहीं बिके। तो बहुत सारी चीजें हैं। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। बहुत बढ़िया। दुष्यंत कुमार ने लिखा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। देखिए, जब नोटबंदी हुई तो कहा गया कि 2 दिन परेशानी उठाइए देश हित में, क्योंकि सीमा पर जवान रात दिन बंदूक लेकर आपके लिए खड़ा है और आप केवल लाइन में खड़े हैं। सामने से नोट के बदले नोट ही मिलेंगे, वहां जवान को तो सामने से गोली मिलती है। तो आप इतना त्याग करिए। 6 साल पहले ये 2016 में जो वादा किया गया था, उस त्याग का क्या परिणाम है? अच्छा, ये बैठे हैं पुरी साहब, इनसे पूछो कि भाई बीजेपी सरकार में क्या मिला, तो ये कहते हैं कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, और मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिला डिबेट। ये अरे बताएंगे। डिबेट तो देखने दो, नहीं तो दर्शक भाग जाएगा। तो ये इनके पास अच्छा जुगाड़ है। फिलहाल 4 लाइन कहूंगा जी। और ये बताओ, कुछ मीडिया वालों को भी नौकरी वोकरी जा रही है, सुन रहे थे? अरे हर जगह मीडिया की नौकरी जा रही है, अखबार बंद हो रहे हैं, लोग अखबार नहीं लिए। इस देश में घनघोर आर्थिक मंदी है, करोड़ों नौकरियां गई हैं, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। जी। मोदी जी की मन की बात पर कई लाख लोगों ने डिसलाइक किया है। इंटरनेशनल स्तर पर यूट्यूब देखा जाता है, कोई भारत में खाली यूट्यूब नहीं है। अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं। जी। पता नहीं कब यह सरकार सोचेगी और जनता के सामने सच्चाई स्वीकार करेगी। कंक्लूड करें बीरेन जी। मोदी जी एक आदर्शवादी नेता के रूप में इस देश में आए थे सत्ता में, जी। और 2 बार उनको प्रचंड बहुमत जनता ने देकर भरोसा जताया है। शायद वो उबारे, लेकिन कैसे? देखिए, मैं बताता हूं कैसे। वहां कट गई पतंग और हम डोर देखते रह गए, और सियासत के आगे हम शोर देखते रह गए। और इस तरह खोए हैं हम अच्छे दिनों के सपनों में कि वहां गिर गई जीडीपी और हम मोर देखते रह गए। वाह भाई वीरेन जी, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अमित पुरी साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक सबके कंसर्न का एक सवाल है। वीरेंद्र जी, इसमें एक चीज, एक सेकंड लूंगा सर। मिश्रा जी जी प्लीज प्लीज। गाते गाते लोग अब तो चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। अब तो बदल डालो यारो इस तालाब के पानी को, इसमें खिलते हुए फूल भी मुरझाने लगे हैं। वाह, ओके, मैं अमित पुरी साहब के पास आना चाहता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास। मोदी जी की जो छवि है, एक प्रो बिजनेस लीडर की छवि है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जो बिजनेस को आगे रखता है, जो गर्व से ये बताते हैं कि उनको बिजनेस करना अच्छा आता है, बिजनेस रिलेटेड पॉलिसी चलानी आती हैं, और देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सूबा गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार, और उनकी एक प्रो बिजनेस लीडर की उनकी एक छवि रही है। उनका एक सपना रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। इतना सब कुछ विजन होने के बावजूद, प्रो बिजनेस लीडर की छवि होने के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से धड़ाम होके, उल्टे होके 24 मीटर नीचे गड्ढे में गिर जाना, ये थोड़ी समानता मुझे दिख नहीं रही है। कुछ तो प्रॉब्लम है। पुरी जी, बड़ा गंभीर प्रश्न है। जी, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। कई एलिगेशंस भी पिछले राउंड में आए। पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं, आपके सवाल पे ही आऊंगा, उनको भी आंसर करने का अवसर दीजिएगा। करेक्ट। अप्रैल 2020 के अंदर के बाद से और अभी तक के बीच की जो स्थिति है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी कंट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। अभी यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चर्चा चल रही थी। जो फिगर है मैं ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट फॉर करने के बाद फॉरेन रिजर्व $550 मिलियन बढ़ा है। ये पॉजिटिव साइड पे गया है, हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं। और मैं एक और डाटा शेयर कर रहा हूँ, LIC के अंदर, LIC का कारण है कि क्रूड जो है वो जमीन के भी नीचे घुस गया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन जी, रहे हैं, वो जमीन के भी नीचे चला गया है, जिसका लाभ जनता को नहीं दिया गया है। रेशियो के ऊपर जिसका लाभ जनता को नहीं दिया गया है। आप लोगों के बीच में ग्लोबल मैंने मार्केट डिस्कस में नहीं किया। क्रूड ऑयल के आप कहले, फिर मैं कहता हूं। माइनस में चले गए थे, उसका क्रेडिट आपकी सरकार कैसे ले रही है? आपने कह लिया, मैं आप हाँ बोलिए। नहीं, बट यहाँ इंटरवेंशन जरूरी था।
नहीं, प्लीज ठीक आप है। जो है अरे मैंने एटलीस्ट जो क्रूड ऑयल का मैंने उसे negate नहीं डाउनफॉल किया, था आपका उसका credit आपको intervention गवर्नमेंट आपका कैसे दे रही है? लेकिन तैयार रहिएगा, जब आप विषय रखेंगे तब भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यस, उस गो समय अहेड, पुरी परेशान साहब, ना हो। पुरी साहब, गो अहेड। LIC के प्रीमियम आप एक जुमला लेके आए, देखिए दो लोग डेटा के साथ तैयार थे। नहीं, आप मैं तो भी टूट पड़े। तैयार हूं, मैं बिना डेटा के बात नहीं करता। LIC का प्रीमियम इसी आपको रिंग से पीरियड बाहर के कर दिया अंदर दोनों पिछली ने। बार -3.7 था, आज 21% LIC का प्रीमियम बढ़ा, बैंक डिपॉजिट्स कहीं नहीं घटे। एक चर्चा हो रही थी नौकरियों की, 14 करोड़ जॉब इससे प्रभावित हुए, लेकिन लेबर डाटा है 9 करोड़ वापस रिट्रीव होकर के अपने जॉब्स में चले गए। आप 2 करोड़ की बात कहां कर चले रहे गए थे, भाई मैं साहब? तो किसको फैक्चुअल मिली थी फिगर्स के नौकरी? ऊपर बात कर रहा हूं, और कोई ऐसी फिगर नहीं दे रहा जो गलत हो या असत्य हो। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पढ़ी आपने? बिल्कुल। अभी तो 50 लाख अभी जॉब तो जिस जुलाई में GDP को चले आप गए हैं। डिस्कस कर रहे थे, और ये मुझे यही बात वही अभी सिद्धार्थ मार्च जी से पिछली लेकर बात के में बता रहे थे। अब तक में रिवाइवल पाथ पे है, मैंने उसी की चर्चा आपसे अच्छा, कर दी। चलो इन सब उसी के आरोपों फिगर को की छोड़ो। जिस- मैंने जो जिस सवाल रिपोर्ट किया को आप कोट कि कर रहे प्रो हैं। बिजनेस लीडरशिप की इमेज होने के बावजूद, इंडस्ट्रियल सूबे के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद कमी कहां रह गई? मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रेनुअस फैक्टर है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रेनुअस फैक्टर कहां से इतने कठिन जितनी जुमले हिटिंग लाते कर हो? रहा है उससे कम हिटिंग हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हुई है। और अगर आप अरे भाई, दुनिया में लॉकडाउन की सबसे ज्यादा stringeness के नुकसान भारत की पैरामीटर को भी अर्थव्यवस्था देखेंगे। को हुआ। अब अभी आपका MSME की चर्चा कंपटीशन कर रहे गिरने थे। में किससे है? एक मिनट, आप MSME की चर्चा कर रहे थे। 3 लाख करोड़ के अंदर 50% का लोन चला गया, 91% यूनिट आपकी फंक्शनल हो गई। ये ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल 50% है। भाई, जब क्योंकि कई मरीज ये जगह के मानने को ऊपर ही तैयार कई ना हो सारे सिद्धार्थ जी को पैरामीटर्स लगे। बीमार है, तो हमारे आप जैसे डॉक्टर जबरदस्ती पकड़ के इंजेक्शन थोड़ी लगा सकते हैं। ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि शेर वाला सीना है और मजबूत भुजाएं हैं, अभी लड़ सकता हूं, जबकि इनकी हड्डी पसली सब दिख रही है हमें। ओके, नहीं, वो ठीक है, अपने सुचि अपने विश्वास जी, आकलन सुचि विश्वास जी, आकलन है। प्रो लीडरशिप इमेज होने के बावजूद, एक इंडस्ट्रियल सूबे के होने के बावजूद, एक व्यापारियों के लिए एक बड़ी इमेज थी मोदी जी की कि साहब मोदी जी मतलब व्यापार, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स इंडस्ट्रीज, मोदी मीन्स इंडस्ट्रियल बूम। पर हो क्या रहा है ये? एक चीज में और ऐड ऑन Just wait, please. एक सेकंड रुक जाइएगा। एक फैक्ट मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा, आपसे वादा करता हूं। कंसर्न्स आए हैं, इसलिए मुझे एक सेकंड दे दीजिए। एक कामत कमेटी बैठी हुई है, अभी हमारे उद्योग के जगत के कई लोगों ने चर्चा की लोन मॉरेटोरियम के बारे में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दिसंबर आते आते कर्ज के ऊपर कर्जदाताओं को रिलीफ के लिए और ओके, सुचि वन जी, टाइम go ahead, सेटलमेंट के please. लिए सुचि कामत जी, कमेटी की रिपोर्ट go आगे ahead, दे। please. कामत Pro कमेटी की business रिपोर्ट image के होने बाद के उसको भी बावजूद- ये गवर्नमेंट पॉजिटिव का नोट मैं के एक ऊपर लाइन आगे में बढ़े। जवाब दे देती हूँ। जी, हाँ, मोदी इज नथिंग, इट्स जस्ट द पावर ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। Myopic हजारों view. करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट That's your जैसे एक myopic सजाया view. हुआ दूल्हा एक बारात में होता है। गो एंड रीड द Second गुलाम step. नबी आजाद बाकी वर्जन मैं 50 दो point साल और कहना विपक्ष में अभी और चाहूंगी, बैठना है, क्योंकि ये आपके demonetization और लीडर जीएसटी को Don't मैंने be पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगला, आपके पूरे डिस्कशन में दो खास बातें मुझे सुनने में अच्छी लगी। पहला, आपने कहा कि विशेषज्ञों से मशवरा अगर किया होता तो क्या लॉकडाउन। मैं कहती हूं अगर सिर्फ मुख्यमंत्रियों से ही डिस्कशन किया होता एक मीटिंग, तो शायद एक यूनिफॉर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मीटिंग राज्य ऑन बोर्ड सरकारें प्राइम मिनिस्टर ने हाँ, की है, टेकन पूरी ऑन साहब, बोर्ड लिया पूरी साहब, चीफ मिनिस्टर ये को। बहुत decency बड़ा नहीं है। फॉल्ट था। सुन लीजिए, आप लोग बहुत इंटरप्ट करते हैं, फिर नहीं, डिबेट interrupt नहीं useless हो करते। जाता है। फैक्चुअल बात रखिए। पूरी साहब, उपदेश हर देने चीफ के लिए मिनिस्टर नहीं के है। साथ ऑन बोर्ड पूरी डिस्कशन पूरी किया साहब, गया। उपदेश देने के अनफॉर्चुनेटली लिए। मुझे घंटे डिस्कशन अगर किया आप गया। आप उपदेश टोका के टाकी लिए। करेंगे, मुझे आवाज बंद करनी गलत पड़ेगी दिशा आपकी। में, मैं गलत एक सेंसिबल उपदेश डिबेट चाहता हूँ। करें। ओके, उपदेश सुचि जी देने go के ahead, लिए। तो please. कभी अलग बुलाइए शास्त्रार्थ के लिए, अभी Okay. मुझे अपनी बात स्वागत कहने दीजिए, रहेगा। प्लीज। ओके, बोलिए सुचि जी, कंप्लीट करें। हाँ। दूसरा, आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज का जिक्र किया कि कहां गया। पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम समेत तमाम फाइनेंस के जानकारों ने कहा कि उस भव्य 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कि जीडीपी का मैक्सिस 10% डील वाले? कहा गया था, वो वो मैक्सिस डील वाले, 1.6% तिहाड़ था और वाले? 3.22 चिदम्बरम लाख करोड़ था। और 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती सीतारमन ने जब उसे एक्सप्लेन किया है, तो 5 किलो चावल, 1 किलो चना आप छोड़ दीजिए, बाकी स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस, टूरिज्म और कोल 80 माइनिंग करोड़ के लोगों ब्लॉक्स को की फीडिंग करने का नीलामी काम और दुनिया के आवंटन जैसे किसी गंभीर इकोनॉमी ने विषयों किया हो को तो इस बताइए। कोरोना काल के 80 आपदा करोड़ और लोगों अवसर की में फीडिंग का काम बदलने के लिए अगर इस्तेमाल किसी और किया गया। इकोनॉमी ने All किया right. और आप अभी सिर्फ बताते 20 हैं लाख आपको। करोड़ की बात बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं। प्लीज मेक हिम कीप क्वाइट, प्लीज। ओके, प्लीज गो अहेड, कंप्लीट करें आप ठीक भी। है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें 1 बिलियन दिया, वो कहां गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन दिया, वो कहां गया।
और जो ये एक एक दिन का पीएम केयर्स में पैसा जमा हुआ वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट जो गए इतना थे ना सारा आप पैसा लोग, क्या TDS डायरेक्शन काट हुए? दिया, all right. insurance का फाइनेंशियल पैसा ईयर दिया गया, कंक्लूड वो कहाँ करने गया? ओके, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल, ऑल राइट, थैंक यू। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, ऑल राइट, इन दोनों लोग, ओके, थैंक यू, ऑल राइट। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं कि एक प्रो बिजनेस लीडर की इमेज होने के बावजूद 5 ट्रिलियन का आपने सपना दिखाया और आज आप देश की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है? सवाल तो सर बनते हैं सर। देखिए, सवाल वही है, लेकिन संदर्भ बदल गए हैं ब्रजेश जी। संदर्भ ये था कि यदि हम 20 मार्च के पहले अगर ये चर्चा करते और वही 20 मार्च कंटिन्यू करता तो ये संदर्भ उचित होता। लेकिन जिस प्रकार के संदर्भ बदल गए हैं, मैं फिर ये कहूँगा कि आज भारत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक पार्टी कारण, क्यूमुलेटिव रूप से यहाँ पर है, तो वो डेवलपमेंट के कारण है। मैं ठीक 100 साल पहले आपकी बता रहा हूँ कि करोड़ों लोग इस देश में महामारी में मरे थे। और जहाँ तक कि 2 बातों पर विशेष मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक चर्चा आई कि लॉकडाउन शुरू में क्यों किया गया। मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। उस समय इसलिए कहा गया कि आप मास्क लेने गए होंगे तो आपको मास्क नहीं मिला होगा, और जो 10 रुपए का मास्क था आज 1 रुपए मिल रहा है, यानी कि उसकी तैयारी भी करनी थी, अवेयरनेस करनी थी। दूसरा, आपने चाइना का अप्रिशिएट किया। ब्रजेश जी, चाइना के किसी भी डेटा को कहने के पहले 10 दफे उसके अंदर की बात तह में जाना अति आवश्यक है। चाइना आज जितने जो है संकट में है, मैं समझता हूं कि उसको समझने के लिए एक अलग परिवेश चाहिए, और इस राजनीतिक वातावरण में जो चर्चा हो रही है इससे हटकर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक पर्सनल एक वीडियो भेजूंगा, मेरा जो अपना है, आप उस पर चाइना को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि चाइना आज किन परिस्थितियों में है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मैं फिर से अब कहता हम हूं, क्या जैसे ऐसा मैंने करें जीडीपी का कि कम से फोरकास्ट कम किया था, और मैं 2025 का फोरकास्ट चाइना के लिए तो पहुंचे, हम इस नकारात्मकता से बाहर कैसे आए? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर आता हूं, लेकिन कृपया चाइना से कंपेयर ना करें। देखिए, इसके लिए हमको शनय शनय बढ़ना होगा। जैसे अभी हमारे एक उद्योगपति मित्र सहगल साहब ने कहा कि एक डर बैठा हुआ है, ये डर निश्चित तौर से एकदम घर कर चुका है। पहली चीज, हमें इस डर से बाहर होना होगा। जो रोगी हो गए हैं उनके स्वस्थ होने के लिए, जो कारोबार कर रहे हैं उनको कारोबार बढ़ाने के लिए, और ये क्रमिक रूप से ही हो पाएगा। मैं फिर कहता हूं, ग्रोथ का इंजन वर्तमान परिवेश में जैसे कृषि ने दिया हमको, सिद्धार्थ कलन उसी जी, तरह से सिद्धार्थ अगला जी, स्टेप इसमें क्या शामिल स्टेप्स होता लिए है जाने चाहिए एमएसएमई ताकि का। हम अर्थव्यवस्था जिस को बेहतर एमएसएमई कर को पाएं? हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान रौन दिया था Alright, yes, सिद्धार्थ जी, 25 go ahead, सालों में, please. उससे बाहर निकल करके हमें एमएसएमई Thank you, रास्ता sir. दिखा सकता Thank you, है, sir. या कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज जो उभर ब्रजेश रहे जी, हैं मैं उसको देना 30 पड़ेगा। सेकंड go में ahead. चाहूंगा, कुछ बोलना चाहता हूं। यस, जिंदल साहब 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आता हूं आपके पास, बस सिद्धार्थ जी कमेंट ले लूं। सिद्धार्थ जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, आपने पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। आपको इससे पहले की डिबेट में भी मैंने कहा था कि भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिस देश में इतने बड़े संकट के दौरान नागरिकों के पास सीधे नगद में कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। मैं उन 500 रुपये या किसी को 1000 रुपयों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका इकोनॉमी में आके कितना बड़ा योगदान हो जाएगा, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश जो हम जैसी अर्थव्यवस्था रखते हैं उन्होंने अपने नागरिकों को सीधे नगद का स्थानांतरण किया है। और इस मामले में Even मैं यूरोपियन आज भी कंट्रीज ने किया है। जी, मैं पाकिस्तान तक ने किया है। मैं आज भी कहता हूं कि आपके पास किसी एक विपक्षी पार्टी के नेता कोई योजना कभी लेकर आए थे, उसका न्याय नाम था, आप उसका गाय नाम रखिए, आय नाम रखिए, लेकिन कम से कम जनता की जेब में नगद का स्थानांतरण होना चाहिए। और बगल में हमारे सहगल साहब बैठे हैं, एमएसएमई, जब तक इनको आप बूस्टर डोज नहीं देंगे, अगला स्टिमुलस आपका आना होगा। इनको बूस्टर डोज दिए बगैर। सहगल साहब, गो अहेड। ऑल राइट, सहगल साहब, गो अहेड। जिंदल साहब, लास्ट फाइनल कमेंट मैं आपका लूंगा, प्लीज वेट। ऑल राइट, सहगल साहब, गो अहेड। सर, एमएसएमई का हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा, सरकारी डरों को पीछे करना पड़ेगा। आज मेरे व्यापारी भाई अगर बिजली का बिल नहीं भरते, बिजली कट जाती है, पूंजी आ नहीं रही, जो जमा पूंजी है वो मर जाएगी, तो ये व्यवस्था वापस नहीं आएगी। हमको तुरंत और तुरंत बाकी देशों की तरह एमएसएमई को रीसपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर सपोर्ट करना पड़ेगा, मंथन करके सपोर्ट करना पड़ेगा। एक तरफी लाल फीताशाही सोच लेती है और उसके थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा। जिनके लिए करना है उनका कंट्रीब्यूशन तो ले लें,
उनकी इंफॉर्मेशन तो ले Okay, लें, yes, अशोक उनके जिंदल जी। विचार तो ले लें। All right, अशोक विचार जिंदल भी जी। नहीं लिए ये जाते, पुअर गवर्नेंस, ये पुअर गवर्नेंस के कारण है, तजर्बा नहीं है इसका। कमजोर जी, 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 और आप ना मुझे- समझ प्लीज नौकरशाहों आप की मुझे थोपी बोलने गई का मौका नीतियां दीजिए, हैं। प्लीज। Yes, देखिए go ahead. मुकेश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पेसिमिज्म के बीच में ये डेटा 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। अब थोड़ी खुशी का समाचार मेरे बाकी मित्रों को दे दूं, जुलाई अगस्त उसके बाद 2 महीने गुजर चुके हैं जिसमें इकोनॉमी की रिकवरी के कई तरह के इंडिकेशन हमारे सामने आए हैं। तो मानता हूं 1 अप्रैल से 30 जून इकोनॉमी के हालात खराब थे, बट अभी पिछले 2 महीने में वी हैव गॉट सर्टेन ग्रीन शूट्स। ऑलरेडी वी हैव सीन व्हीकल सेल्स गोइंग अप, ऑलरेडी वी हैव सीन जीएसटी कलेक्शन गोइंग अप। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ ना कुछ रिकवरी आ रही है। लास्ट मेरी सजेशन गवर्नमेंट से यही है कि आज की तारीख में रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड, reduction of GST is required, that because that would mean there would be money in the hands of people. And let me tell you with all responsibility, if we reduce the rate, the amount of tax collection is not going to be reduced, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, टैक्स कलेक्शन उतनी ही रहेगी। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ मॉरिटोरियम को मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, आरबीआई को 3 महीने जिंदल साहब अभी 3 क्वार्टर बाकी हैं। ऑलराइट जिंदल साहब, अभी 3 क्वार्टर बाकी हैं, -24 की सिचुएशन दिख रही है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते तक आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? -10, -15, -20 या 0, कहाँ एक्सपेक्ट करते हो जीडीपी को आप? मेरे हिसाब से जो 2 महीने देखे हैं, जुलाई और अगस्त, मेरे हिसाब से 31 मार्च तक 0 के आसपास आ जाएगी और उसके बाद जो है हम ग्रोथ में जा सकते हैं। लेकिन सरकार को जो है टोटली वन लास्ट क्वेश्चन सर, हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम बंद कर दें? देखिए आज जो कड़वी सच्चाई ये है, 5 ट्रिलियन का ड्रीम तब देखा गया था जब कोरोना नहीं था। तो आज क्योंकि बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि मेरे हिसाब से 5 ट्रिलियन का जो ड्रीम है उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी विशेषज्ञ ओपिनियंस के लिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आप सबने हमारे करोड़ों दर्शकों के समक्ष अपनी बेबाक राय भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बल्कि धड़ाम हो चुकी अर्थव्यवस्था के बारे में रखा। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, साबुन से हाथ धुलते रहें। अब आपको सरकारों ने बताना बंद कर दिया है कि आप क्या करें कोरोना से बचने के लिए, पर ये हम सब का दायित्व है कि हम आपको बताते रहें। इसलिए मैं जब डिबेट अपनी समाप्त करने से पहले आज की, हमेशा मैं प्रतिदिन इस बात की आपसे गुजारिश करता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि कृपया मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।